हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विध्वंस कॉमिक्स का पार्ट 3, जो फिनाले इसका फाइनल पार्ट है। तो आगे इससे बढ़ते हैं। यांत्रा को ख़त्म करने का रास्ता तो नागराज ने तलाश लिया था, लेकिन डोगा को भी मैन बेट को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। डोगा की गर्दन में जो दांत धंसेंगे वो तोड़ दिए जाएंगे। दांत तोड़ेगा तो पंजों से मरेगा डोगा, पर मरेगा ज़रूर। मैं नहीं, ये शैतान मरेगा। ओह, तू ग्रेनेड का प्रयोग करके इसको मारना चाहता है? चल फिर से ग्रेनेड की कोशिश कर ले। मैंने ग्रेनेड को फेंकने के लिए नहीं उठाया काल पहलिया, इस खून के प्यासे को खिलाने के लिए उठाया। डोगा मैनबेट को ग्रेनेड उगलने तक का मौका नहीं मिला, नतीजा सामने आया। बड़ाम ले, ख़त्म हो गया तेरा मददगार काल पहलिया। अब बता तू अपने सिर को कैसे बचाएगा। पहले अपने सिर को बचा ले डोगा। ओह, मैनबेट बगैर सिर के भी जिंदा है। हाँ डोगा, सिर के कटने पर इसके चलने फिरने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर कटने से फ़र्क नहीं पड़ता तो टांगे टूटने से तो पड़ेगा ना। अब ये ना तो चल पाएगा कड़ाक कड़ाक, और ना ही उड़ पाएगा। अब ये तेरे किसी काम का नहीं है काल पहलिया, इसलिए तेरी तरफ से मैं इसका क्रियाक्रम कर देता हूँ। ओहो, अब तो मुझे एकाएक चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मरने के बावजूद मैन बेट तेरी मोट बन गया काल पहलिया। इसके दांत में रेबीज जैसे खतरनाक विषाणु भरे हैं थे, जो अब तक तेरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं। अब तेरे शरीर में उस बीमारी के बैट बीज के विषाणु पर अपना है, और ये तुझको 5 घंटे के अंदर मार देंगे। ऐसा नहीं होगा, तेरी चाल कामयाब नहीं होगी। अगर बीमारी है तो उसका कोई इलाज भी होगा। मैं बैट बीज को अपने शरीर में पनपने नहीं दूंगा। बैट बीज का इलाज है डोगा, ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के पास। एक तो डॉक्टर डोलिया के पास, माफ़ करना, स्वर्गीय डॉक्टर डोलिया के पास। स्वर्गीय इसलिए क्योंकि वह उसकी गर्दन थी जिसने मैन बैट ने बिना गिने छेद दिए थे। और दूसरा हूँ मैं, जिससे वह इलाज डॉक्टर डालिया ने लेकर इसलिए अपने पास रख लिया था कि अगर मैन बेट बेकाबू अगर मुझे ही काट खाए तो मैं उस काट से दवाई को काट सकूं। तो फिर या तो तू मुझे अपनी जान देगा या फिर दवाई। काल पहलिया से तू कुछ भी नहीं ले पाएगा डोगा, क्योंकि इतिहास तुझको उस युग में ले जाएगा जहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर होगा ना ही दवाई। वहाँ पर होंगे सिर्फ तेरी जान के भूखे लड़ाकू योद्धा, और इस कमज़ोर हालत में तू इनसे 5 मिनट भी नहीं बच पाएगा। अब देखना यह है कि अन्यथा डोगा पहले योद्धाओं के हाथों मरता है या बैट बीच के हाथों। हा 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 हा। इस समय तू सिकंदर की उस बची खुची सेना के योद्धाओं से घिरा हुआ है, जिनको सिकंदर पोरस ने उस युद्ध के बाद छोड़ दिया था। बहुत दिनों से इन्होंने कोई जान नहीं ली, और इस वक्त इतिहास के नियंत्रण में ये तेरी जान लेकर अपनी प्यास बुझाएंगे। ठनाक। ओफ, इस कमज़ोर अवस्था में मैं इनसे लड़ नहीं सकता। मुझे यहाँ से भागना होगा, छुपना होगा। आहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन झाड़ियों में बुरी तरह से हिलना यह बता रहा है कि डोगा मरने से पहले जी तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं बच नहीं पाएगा। नहीं बचा। हा 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 हा। पहले मैं देखूंगा ये कहीं इसकी चाल तो नहीं, शायद ये मरने का नाटक कर रहा हो। इसकी नब्ज देखता हूँ। तू सही समझ रहा है इतिहास, मैं मरने का नाटक ही कर रहा था, क्योंकि तू मेरे पास आ जाए और मैं तेरे बदन में ये घुसा सकूं। क्या है ये मैन बेट का वह दांत है जिसको मैंने तोड़ा था और मैं इसको साथ लेता आया था। अब तेरे शरीर में भी वही घातक विषाणु दौड़ रहे हैं जो मेरे शरीर में हैं। अब तू भी मरेगा, मरेगा। अच्छी चाल थी डोगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। ये 5 घंटों में असर करता है, और तू कुछ ही पलों का मेहमान है। तेरे मरने के बाद मैं वापस अपने वर्तमान में चला जाऊंगा, और काल पहलिया मुझे बैट बीच की काट पिलाकर ठीक कर देगा। वह तुझे कभी काट नहीं देगा। तू अब उसके लिए बेकार है। अख, तेरी उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है। डोगा की नब्ज डूबती चली गई। ये तो मर गया, पर मुझे टेंशन देगा क्या सचमुच काल पहलिया मुझको दवाई नहीं देगा? अभी वर्तमान में जाकर पता करता हूँ। अगर काल पहलिया मुझको दवाई नहीं देगा तो मेरे साथ खुद भी मरेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। काल पहलिया तू आ गया। इतिहास डोगा कहाँ है? मर गया डोगा। मैंने अपने इन हाथों से उसके घायल शरीर में तलवार घुसाई है, पर तू उसकी लाश लेकर क्यों नहीं आया? मेरे साथ साथ उसकी लाश भी वर्तमान युग में आ गई होगी, यहीं कहीं पड़ी होगी। पर अभी ये बातें छोड़ो, मुझे बैट बीच की एंटीटूट दो फटाफट। बैट बीच की एंटीटूट तुमको क्यों चाहिए? उस डोगा के बच्चे ने मरते मरते मैन बैट का टूटा हुआ दांत मेरे गाल में गड़ा दिया था। कहीं ये डोगा से मिल तो नहीं गया, और कहीं ये बहाने से मुझसे दवाई लेकर डोगा को ना दे, मुझे दे दे। बैट बीच की काट बीमारी के लक्षण देखने के बाद ही खाई जाती है। इतिहास, अभी तो तुम ठीक ठाक नजर आ रहे थे, यानी मरते मरते डोगा मुझे सच्चाई बता रहा था। तू दगाबाज है, मुझे दवाई नहीं देना चाहता। लेकिन मैं तुझसे दवाई लेकर रहूँगा, और अगर मुझको दवाई नहीं देगा तो मैं तुझे डायनासोरों के युग में भेज दूंगा, फिर हम साथ में मरेंगे। समझने की कोशिश कर इतिहास,
अगर बिना बैट बीच हुए तूने दवाई पी ली तो तू शतरिया मारा जाएगा। झगड़ा छोड़ो और ये दवाई मुझे तो तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ मैं, लेकिन तुम तो मर गए थे। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे सीने में तलवार उतारी थी। तो वह तो बेचारा कोई गुमनाम सैनिक था जिसको मैंने झाड़ियों की ओट में पीट कर अपनी पोशाक पहना दी थी, और जिस तरह जरह बख्तर खुद पहन लिया था जिसका, पर उसने तो खुद मेरे चेहरे पर दांत गड़ाया था, मुझसे बात भी की थी। उस उसने दांत नहीं गड़ाया था। याद करो उस वक्त उसका हाथ जिससे थामा हुआ था वह मेरा हाथ था। और रहा बात करने का सवाल, तो इस कला को वेंट्रोक्लिज्म कहते हैं, अपनी आवाज़ को किसी और जगह से आने की आभास देने की कला। तुम जैसे धूर्तों से निपटने के लिए ये कला भी मुझे सीखनी पड़ी है। रुको, जरा सी दवाई मेरे लिए भी छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, दवाई बहुत स्वादिष्ट है। ठलाक। इतिहास तेरी चाल में फंस सकता है डोगा, लेकिन मैं नहीं। मैंने यहाँ से भागने का पूरा इंतजाम कर रखा है। जब डोगा पीछे लगे हो तो भागने के रास्ते खुद पे खुद बंद हो जाते हैं। तू अब भाग कर भी बच नहीं सकता काल पहेलिया। ये तो बहुत तेजी से मेरे पीछे आ रहा है। अरे बचाओ बचाओ, अले अधम। मैं पहाड़ी के नीचे तक पहुंच गया। अब डोगा के पास आने से पहले ही अपने आप फूट लूंगा। तू यहाँ तक जहाँ तक भाग सकता है भाग, काल बेलिया। डोगा तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। डोगा ने मोटरसाइकिल में किक लगाई और काल पहेलिया के कान एक भयंकर धमाके से गूंज उठे। प्रणाम। यह है क्या? वापस जाकर देखता हूँ। डोगा की मोटरसाइकिल में धमाका हो गया। डोगा मारा गया। कैसे? मैंने किया। बोना बावन के हाथ लगे बिना कोई काम पूरा हो सकता है? तुमने अधम को पुकारा, अधम ने मुझको। बस मैंने फटाफट सारी सिचुएशन समझ ली और जल्दबाजी में डोगा मोटरसाइकिल से तुम्हारा पीछा करेगा, और मैंने उसकी मोटरसाइकिल में बम फिट करके उसके वाहन को ही उसका काल बना दिया। डोगा भी मरा नहीं है। उसके जरे बख्तर ने उसको धमाके में मरने से बचा लिया, लेकिन अब मैं उसकी जान निकाल लूँगा। वह कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। मर गया था डोगा, और अब बारी यांत्रा की थी। तेरी कोई चालाकी काम नहीं आएगी नागराज। अब मैं तेरे सिर और धड़ में विपरीत ऊर्जा भरकर उनको अलग कर दूंगा। अरे मेरे हाथों से ऊर्जा क्यों नहीं निकल रही? गुरुदेव भी अब अचंभित थे। यांत्रा से मेरा संपर्क टूट रहा है, पर कैसे? यांत्रा पर तो किसी ने कोई वार नहीं किया है। अब इस पर वार करो सधम। अब ये तुम्हारे हर वार को अपने से दूर नहीं रख पाएगा। तुम सच कह रहे हो नागराज? वरना अगर मेरा मंत्रित वार मुझे ही लगा तो अपने वार से ही मैं खुद नहीं बच पाऊंगा। तर्क करने में समय खराब मत करो सदम। वार करो, मैं ज़्यादा देर तक इसको विवश नहीं कर पाऊंगा। ये लो नागराज, तुम्हारे विश्वास पर मैं ये मंत्रित वार कर रहा हूँ जो धातु को भी वायु बना दे। यांत्रा वार को पलटा नहीं सका और उसका धातु का शरीर गलता चला गया। यह कैसे हो गया? यांत्रा से मेरा संपर्क टूट गया। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं नागराज सतम को जिंदा नहीं छोड़ता। यही सवाल सतम के दिमाग में भी घूम रहा था। एक बार दुश्मन की कमज़ोरी का पता चल जाए तो उसको मारने का तरीका काफ़ी आसान हो जाता है। एक बार जब मुझको पता चल गया कि यांत्रिक मानव है, तो साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि उसको कहीं और से अपने इशारे पर चला रहा था कोई। और क्योंकि यांत्रिक मानव अपने आप दुश्मन की स्थिति को वार को ना भाप सकते ना सही वार पर कर सकते हैं, और अगर यांत्रिक किसी के नियंत्रण में था तो मुझको सिर्फ उन तरंगों को यंत्र तक पहुंचने से रोकना था जिनकी मदद से मैं उनको दूर तक नियंत्रित किया जा रहा था। और ऐसा करने के लिए मैंने अपने सर्पों को अपनी मानसिक तरंगें प्रेषित कर दिए का आदेश दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे मानसिक तरंगें दूर नियंत्रित तरंगों में व्यवधान पैदा करें और उनको यांत्रा तक आने से रोक दें। और तब यांत्रा मुझ पर वार नहीं कर पाया। मैं समझ गया कि मेरी योजना काम कर रही है और मैंने पूर्ण विश्वास के साथ तुमको वार करने के लिए बुलाया। सदम के साथ साथ गुरुदेव को भी नागराज की योजना की समझ आ गई थी। ये बात थी। नागराज ने एक मामूली सी बात को भांप कर यांत्रा को मात दे दी, लेकिन मेरा काम हो चुका है। सदम और यांत्रा अधम एवं नागपाशा का रास्ता नहीं रोक पाए। और नारकाद्वीप में चल रहे घटनाक्रम की खबर राजनगर में ही पहुंच चुकी थी, सुपर कमांडो ध्रुव तक। कैप्टन, अब ये भी खबर आई है नारका जेल के ऊपर नागराज और एक अनजान व्यक्ति को किसी खतरनाक प्राणी से लड़ते देखा गया। लड़ाई काफ़ी देर तक चली है और अभी तक लड़ाई का नतीजे की कोई सूचना नहीं आई। अगर नागराज राजनगर में आया तो कोई खास बात होगी, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ध्रुव को नारका जेल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव, नागराज तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर मिल गए, हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। नागराज ध्रुव को पूरा घटनाक्रम सुना चला गया और वह महापापी अधम नारका जेल क्यों आया था यह तो उसको हमको पता नहीं चल सका, क्योंकि जेल अधिकारियों से पूछताछ करने से भी कुछ पता नहीं चला। कोई की कैदी गायब नहीं हुआ है। शायद हमारे वक्त पर पहुंचने के कारण अधम और नागपाशा भी वहां से भागना पड़ा। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि नागपाशा जैसा खतरनाक खलनायक अधम से कैसे जा मिला। आश्चर्यजनक कहानी है। अगर तुम्हारे मुंह से न सुनता तो मैं इस कहानी पर विश्वास ही न करता। लेकिन अगर भेड़िया जैसा शक्तिशाली मारा गया तो सचमुच अधम महापापी और महाशक्तिशाली है। लेकिन भेड़िया का मरना संयोग नहीं हो सकता।
मुझे लगता है कि भेड़िया की हत्या सिर्फ एक षड्यंत्र है, सिर्फ एक कड़ी। हम तो वो दूसरे सुपर हीरोज़ की भी खोज खबर लेनी होगी। शायद वह महापापी हर उस इंसान को मारना चाहता हो जो उसके रास्ते की रुकावट बन सके, और उनमें हम और तुम भी शामिल हैं नागराज। हमको उस पाप को यहीं रोकना होगा। ध्रुव, मैं चाहता हूँ कि इसमें नागराज के साथ साथ तुम भी हमारी मदद करो। हमारे साथ साथ अधम की खोज पर चलो। मैं ज़रूर चलता, लेकिन अधम और नागपाशा का नारका जेल से असफल होकर वापस आना यह बताता कि वे यहाँ पर ज़रूर आएंगे, और इस कारण मैं राजनगर को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। ठीक है ध्रुव, अगर अधम यहाँ पर वापस आया तो तुम मुझसे संपर्क कर लेना, और अगर हमने अधम को पहले ढूंढ लिया तो हम तुमको मदद के लिए बुला लेंगे। ठीक है नागराज। अगला नंबर ध्रुव का ही था। हमको वापस राजनगर जाना होगा, क्योंकि अब हमको ध्रुव की जान चाहिए। जरूर चलो अधम जी, लेकिन जरा संभल कर। संभल कर क्यों? जैसा तुमने बताया था कि उसके अनुसार ना तो नागराज उसमें ना तो नागराज जैसी अद्भुत शक्तियाँ, ना ही परमाणु जैसी वैज्ञानिक शक्तियाँ, ना ही टोगा जैसी शारीरिक शक्ति। उसको मानना तो बहुत आसान काम होना चाहिए। ध्रुव की सुपर शक्ति उसका दिमाग है। टोगा के दिमाग ने इतिहास का जो हाल किया था उसको तुमने अपनी शक्तियों के से दुरुस्त कर दिया, लेकिन ध्रुव के दिमाग से जो टकराता है वह इलाज के लायक भी नहीं रहता। वह स्टार ब्लेड्स के अलावा कोई हथियार अपने पास नहीं रखता, और जहाँ पर लड़ता है वहाँ की चीज़ों का प्रयोग हथियार की तरह कर लेता है। तुमने तो मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। दुश्मन के मुँह से इतनी तारीफ, उसको तो मैं अब खुद ही मारूंगा। अब इसमें भी एक गड़बड़ है अधम। तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करते ही सदम को तुम्हारी स्थिति का पता चल जाएगा, और वह नागराज के साथ तुम्हारे साथ आदम सामने आदम कहेगा, और अभी तुम्हें अकेले सदम का सामना करने की स्थिति में नहीं हो। अब तुम दोनों को एक साथ मुकाबला कैसे करोगे? इसमें भी तुम लोग मेरी मदद करोगे। सदम से तो मैं अकेले भी निपट सकता हूँ, लेकिन नागराज को उलझा कर रखना होगा ताकि वह सदम के साथ मुझे नष्ट न कर पाए, और यह काम कैसे करना है यह मैं तुमको बताऊंगा। वैसे भी ध्रुव को मैं इतनी जल्दी मारूंगा कि सदम तक जब तक मुझ तक पहुँचे तब तक मैं ध्रुव को मार चुका हूँगा। ध्रुव नागराज से खबर पाने के बाद चौकन्ना हो गया था। मुझको सारे कुत्ते और चिड़ियों को सतर्क करना चाहिए, ताकि वे जैसे ही अधम और जैसे किसी प्राणी को देखें मुझे तुरंत सूचना दें। वो स्टार ट्रांसमीटर में मैसेज आ रहा है, पी 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 पी। कैप्टन करीम हियर, बुरी खबर है, परमाणु को दिल्ली में मार दिया गया। व्हाट? यस कैप्टन। और उसको मारने वाले 3 अभियुक्तों के हुलिये नागपाशा इतिहास और कालपेलिया से मैच करते हैं। डोगा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रोटेक्ट ऑफ द अर्थ के अन्य सदस्य। कैप्टन, मुझे सुन रहे हो ना? कैप्टन जवाब दो। ध्रुव। घनी धुंध ध्रुव को निकल गई थी, और जब मोटरसाइकिल ने धुंध की वह दीवार पार की तो चारों तरफ का दृश्य बदल चुका था। यह मैं कहाँ गया? ये तो राजनगर से मीलों दूर बेबियान सुनसान रेगिस्तान का एक हिस्सा है। मेरे स्टार ट्रांसमीटर का संपर्क भी कमांडो हेडक्वार्टर से कट गया है। अब तुम्हारा संपर्क इस संसार से भी कटने वाला है। सुपर कमांडो ध्रुव, कौन हो तुम? तुम्हारा हुलिया देखकर मैं अंदाजा ला सकता हूँ कि तुम कौन हो। मुझे अधम कहते हैं, और तुमको मसलने के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे मैं तो मेरे लिए एक मामूली सा काम स्वयं नहीं करता, लेकिन तुम्हारी तारीफ सुनकर खुद चला आया। उम्मीद है कि तुमको मारना परमाणु और डोगा को मारने से ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा, वरना मुझे मज़ा नहीं आएगा। डोगा भी मारा गया? ओहो, यानी परमाणु को मारने वाले भी तुम हो। लेकिन मेरी सूचना के अनुसार तो उनको दूसरे 3 खलनायकों ने मारा है। ठीक सुना है, लेकिन उनको मेरे इशारों पर मारा गया। और अब तुम्हारी बारी है। उधर नागराज मारा जाएगा और इधर तुम। फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद सदम मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अब चल, मुझको मंत्र किरणवार गलागल से बचकर दिखा। ध्यान रहे, अगर ये तुझको लग गई तो तुझको गलकर मरने से ना तो तेरा विज्ञान रोक पाएगा, ना ही तंत्र। ध्रुव के साथ साथ नागराज के सिर पर ही मौत मंडराने लगी थी। ओहो, मुझको अधम के संकेत मिल रहे हैं। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, लेकिन संकेत अभी बहुत हल्के हैं। सही स्थिति का पता लगाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अधम के पास नहीं जा सकता। सदम, महानगर में मेरे जासूस सर्प के संकेत आ रहे हैं। महानगर में कोई भारी गड़बड़ हो रही है। मुझे महानगर जाना ही होगा। वैसे ही हम महानगर के पास ही हैं। अथम के संकेत दूसरी दिशा से आ रहे हैं। ठीक है नागराज, तुम जाओ। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी शक्तियों से तुमको बुलवा भेजूंगा। महानगर में आने वाली मुसीबत अजीब थी। हा 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 हा। ओह, ये एकाएक ये इलाका दलदली हो गया गगनचुंबी इमारतों में। इसका धसका क्या है? इसका कारण? इसका कारण है ये शैतान। बता, तूने कैसे किया? तूने ये सब, और तेरा मकसद क्या है? क्या चाहता है तू? धड़ाक। सबसे पहले, सदियों पहले महानगर का इलाका दलदल था। समय के बीतने के साथ सूख गया। मैंने तो बस इतिहास के उस हिस्से को जिंदा किया। इतिहास यानी मुझको पीटना छोड़कर पहले दलदल में डूबते लोगों को बचा नागराज, फिर मेरा मकसद पूछते रहना। ये सही कह रहा है। मुझे पहले निर्दोषों की जान चाहिए, नागर बचानी चाहिए। नागराज कलाइयों से बेशुमार सरपरस्तियाँ निकल कर दलदल में डूबे रहे लोगों को शांति से शरीर से लिपटने लगीं और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगीं। तभी वातावरण में अलग अलग तरह की कई सुमधुर लहरियों से गूंज उठा। अरे, ये बीन की विभिन्न धुनें हैं। मेरे सांप इस धुन को सुनकर मस्त हुए जा रहे हैं। सरपरस्तियाँ टूट रही हैं, और ये तो मेरे शरीर में घुसने का आदेश तक नहीं मार रहे हैं। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मैं उन लोगों को बचाना होगा जो अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं। मैं जब भी धंसने लगूंगा तो इच्छाधारी कणों में बदल कर बाहर आ जाऊंगा। नागराज खुद दलदल में जा कूदा, लेकिन उसे लोगों को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे, जमीन एकाएक सख्त हो रही है। पेड़ पौधे आश्चर्यजनक गति कर रहे हैं। पूरा इलाका तब दलदल
में जंगल में तब्दील हो जा रहा है। कैसे? क्योंकि अब इतिहास का अगला चरण है नागराज। दलदल के सूखने के बाद यहाँ पर जंगल उगाया था। इतिहास ने फिर से समय बदल दिया है। तो आखिर तुम भी यहाँ तक आ पहुँचे। ध्रुव का सामना एक ऐसे खतरनाक प्राणी से था जो पूरी पृथ्वी को मिटा डालने की शक्ति रखता था। तू कुछ भी कर ले, गलागल वार तुझको गलाकर ही छोड़ेगा। ध्रुव, इस संसार की कोई ऐसी कोई ठोस वस्तु नहीं जिसको कोई गलागल का स्पर्श तरल न बना दे। लेकिन अगर यह वार किसी तरल पदार्थ पर ही लग जाए तो क्या होगा? तो यह वार उल्टा मुझी पर आ लगेगा और मुझको पानी बना डालेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुझे मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ लाया हूँ। जहाँ तक पर दूर दूर तक किसी तरल पदार्थ का नामो निशान तक नहीं। हाँ, तेरे शरीर में रक्त जैसा तरल पदार्थ है, लेकिन रक्त एक जीवित जैविक तरल मिश्रण है और गलागल जैविक तरल मिश्रण को छूकर नहीं पलटता। तेरे दिमाग का यह विचार असफल हो गया ध्रुव। सोच और सोच। मैंने तेरे दिमाग की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यह मेरी योजना को भाप तो रहा है, लेकिन एकदम गलत। ओह, तूने क्या किया? मेरे शरीर के नहीं बल्कि मोटर बाइक के रक्त यानी पेट्रोल के बारे में बहुत सुना था। यहाँ पर यह इकलौता तरल पदार्थ है। कार्बोरेटर से पाइप को खींचते ही पेट्रोल की धार गलागल किरण से टकराई और किरण पलटकर अधम को लगी। तू सच कह रहा था अधम। यह वार सचमुच हर चीज़ को गला देता है। अब शायद मेरा स्टार ट्रांसमीटर काम करे। नागराज, उस अधम को अधम के नष्ट होने की सूचना तुरंत भेजनी जरूरी है। सूचना भेजने से पहले उसकी सच्चाई तो परख ले ध्रुव। यह समाचार झूठा है कि अधम नष्ट हो गया। अधम के तरल शरीर ने रेत के साथ मिलकर एक नया शरीर बना दिया है, जिसमें अधम की शक्तियों के साथ साथ आकार बढ़ाने की क्षमता भी है। उफ, जिस मुसीबत को मैं ख़त्म हुआ समझ रहा था वह तो और बढ़ गई। ध्रुव की तरह ही नागराज भी अपने दुश्मनों के सामने असहाय था। तड़प कर छूटने की कोशिश मत कर नागराज। दलदल के सूखने के बाद यह ज़मीन चट्टान की तरह सख्त हो गई है, और जैसे ही तेरे शरीर में इतने सारे नाग निकलने के बाद तुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि तू ज़मीन को तोड़कर निकल सके। जब तक तेरी कलाइयाँ ज़मीन के अंदर है तब तक सोडांगी और शीतनाग जैसे शक्तिशाली सर्प भी तेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकते। और जब तक मेरे खिलौना बीनें हवा में उड़ती रहेंगी तब तक इनके अंदर से गुजरती हवाएं ये धुन बजाती रहेंगी और तेरे बाहर मौजूद सांपों को मदमस्त रखेंगी। देवी तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम लोग मेरी इच्छाधारी शक्ति को भूल रहे हो। मैं भी खड़ों में बदल कर आज़ाद हो जाऊंगा, और ऐसा करने में तुम सब मिलकर ही मुझे नहीं रोक सकते। ना 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 नागराज, इस भुलावे में मत रहना। हमने इसका भी इलाज सोच रखा है। ये शॉक कॉइन तेरे माथे से चिपकते ही तो ये ऐसे बिजली के झटके देगा कि तू इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित नहीं कर पाएगा। और अब तेरी मौत तेरे सर पर मंडरा रही है नागराज। एक ही झटके में मेरी तलवार तेरे सर को तेरे धड़ से जुदा कर देगी। नागराज सुपर विलनों के जाल में मक्खी की तरह फंस चुका था। मौत सामने खड़ी थी और वहां से दूर एक और सुपर हीरो मौत से जुड़ा था। आहा, इसकी रेतीली धारदार उंगलियां मुझे रेत काट डालने के लिए इतनी तेजी से घूम रही हैं कि मेरी फुर्ती भी कुछ नहीं कर पा रही है। इससे पहले कि ये मुझे काट डाले मुझे इसको काटना होगा। हाँ हाँ, बस ये तेरा दिमाग। ध्रुव, मेरे नुकीले तेरे नुकीले सितारे तो मेरे रेतीले शरीर में धंसे हैं। मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। ये सही कह रहा है। इसको काटने के लिए जोरदार हथियार चाहिए, जैसे आरी, और मुझे अपने आरी खुद तैयार करनी पड़ेगी। स्टार ब्लेड्स। मोटरसाइकिल के पिछले टायर को थोड़ी थोड़ी दूरी पर धंसने लगे। हिस 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 हिस, और मोटरसाइकिल स्टाल हो गई। स्टार ब्लेड से भरा पहिया तेजी से घूमा और आरी की तरह अधम के रेतीले शरीर को काटता चला गया। वाह, मान गया तेरे दिमाग को। लेकिन मुझे काटने से मैं मरूंगा नहीं। इतनी देर में मेरी शक्तियाँ इतनी सक्रिय हो उठी हैं कि मैं गलागल की काट तैयार करके अपने आप को सामान्य रूप में ले आऊँ। पर फिलहाल तो रेतीले शरीर को ही जोड़कर लड़ना होगा, क्योंकि गलागल का असर न जाने में समय लगेगा। पर अब मुझे हाथ पैर से लड़ना नहीं पड़ेगा। अब मैं तुझ पर शक्ति से वार करूँगा। आह, रियर व्यू मिरर से टकरा कर किरणें पलट रही हैं। अब यही इसकी शक्ति की काट है। अरे, किरणवान ने तो दूसरी तरफ से ही आकर शीशों को तोड़ दिया। थोड़ा बहुत दिमाग अदम के पास भी है। अब तू नहीं बचेगा। बचने के सारे तरीके आजमा चुका है, अब असफल हो चुका है और असफल हो चुका है। नागराज के सिर पर मौत मंडरा रही थी। आखिरी बार इस दुनिया को देख ले नागराज। लेकिन नागराज के सिर से टकराती, अरे ये एक तलवार तो सिर काटने की बजाय खुद ही टेढ़ी हो गई। तुझको शायद पता नहीं है नागपाशा, मेरे शरीर के नीचे के भाग को सूक्ष्म सर्प सुरक्षित रखते हैं, लेकिन गर्दन के ऊपरी हिस्से की रक्षा मेरी इच्छाधारी शक्ति करती है। और अब मैं ज़मीन में दबा हुआ हूँ, और जब तू मुझे नहीं मार सकता उतनी देर में बचाव का कोई रास्ता सोच ही लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तू बड़ी मुश्किल से मेरे शिकंजे में आया है। मेरे पास तुझको मारने का एक और ज़बरदस्त आइडिया है। जानता है तू इस वक्त कहाँ पर है? वहीं पर जहाँ पर कभी तक्षक नगर हुआ करता था। बस मुझको इतिहास की मदद से एक बार फिर वह समय जिंदा करना होगा, और इतिहास ये कार्य आसानी से कर सकता है। इतिहास तक्षक नगर को जीवित करो। लेकिन तक्षक नगर के जीवित होने का मेरी मौत से क्या संबंध है? गहरा संबंध है। तक्षक नगर जीवित होते ही राजा तक्षक राज और रानी ललिता भी जीवित हो उठेंगे। हम भूतकाल में उस वक्त में पहुंचेंगे जब तू अपनी माँ रानी ललिता की कोख में भी नहीं आया था,
उस समय अगर मैं रानी ललिता और राजा तक्षकराज को मार दूंगा तो तू कभी पैदा ही नहीं होगा। इधर रानी ललिता मरेगी और इधर तू अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व कहीं पर भी अस्तित्व होगा ही नहीं। आहा, बड़ी कुटिल चाल चली है नागपाशा ने। अगर इसने सचमुच मेरी माँ रानी ललिता को मेरे पैदा होने से पहले ही मार दिया तो मैं कभी पैदा ही नहीं होऊंगा और इस कारण मेरा अस्तित्व सचमुच मिट जाएगा। मुझे नागपाशा को रोकना होगा, पर कैसे? सबसे पहले सिक्का माथे से हटाना होगा। मैं ज़मीन के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ज़मीन के नीचे की मिट्टी गर्म है। कोशिश करके नीचे इतनी जगह बना सकता हूँ ज़मीन में नीचे जा सकूँ। ऐसा करने से मैं ज़मीन रगड़ खाकर शौक को मेरे माथे से हट जाएगा और मैं। अरे कहाँ भागता है? नागपाशा बुनावन काल पहलिया तो तक्षक राज और रानी ललिता की तलाश में गए हैं, लेकिन मैं तो तेरी निगरानी के लिए तैनात हूँ। ले सिक्का, मैं फिर तेरे मस्तक पर चिपका देता हूँ और तेरी आंखों पर पट्टी बांधता हूँ ताकि तू मुझको सम्मोहित करने की कोशिश न कर सके। और मैं तेरे पीछे खड़ा रहूँगा ताकि तू फुंकार का प्रयोग करके मुझको बेहोश भी ना कर सके। नागराज की एक और कोशिश विफल हो गई थी और इधर तक्षक नगर में नागपाशा बोनावन काल पहलिया के कहर मचा रखा था। ये हमारा रास्ता ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। जल्दी हम तक्षक राज और ललिता तक पहुंच जाएंगे। आज मैं इनको दोबारा मारूंगा और इस बार इनका वंश खत्म हो जाएगा। नागपाशा तक्षक राज का भाई और नागराज का चाचा है। जानने के लिए बड़े खजाना। अगर आप चाहते हैं खजाना सीरीज को हम अपलोड करें तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नागपाशा के इस रूप को मैं तक्षक नगरवासियों ने पहले कभी नहीं देखा था, इस कारण उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था। हमको अपने राज्य की रक्षा के लिए जाना होगा। महारानी आक्रमणकारी आश्चर्य शक्तियों से युक्त है और नकाबपोश एक नकाबपोश आक्रमणकारी पर तो किसी वार का असर नहीं हो रहा। उसके कटे अंग कटकर फिर से जुड़ रहे हैं। अगर ऐसा तो आप उससे कैसे निपटेंगे महाराज? ये तांत्रिक वार कर रहा है और हमारे कुल देवता कालजयी की कृपा से हमारे कवच में तांत्रिक वार को रोकने की शक्ति है। जरा संभल कर महाराज, अभी हमारे पास कोई संतान नहीं है। कहीं आपके साथ इस कुल का दीपक ही ना बुझ जाए। चिंता न करें महारानी, हम सकुशल लौटेंगे और विजयी होकर लौटेंगे। तक्षराज को ज़्यादा देर तक जाने की जरूरत दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कहाँ जा रहे हो तक्षराज? मौत से बचकर भागना चाहते हो? मौत से बचने की नहीं, बल्कि मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ नकाबपोश। मेरी मौत कोई नहीं बन सकता, मैं अमर हूँ। तेरी आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? बताऊँगा। तेरी गर्दन उड़ाने से पहले मैं तुझे अपनी शक्ल जरूर दिखाऊंगा। ओ तंत्रवार बेअसरा, तू जानता नहीं है कि हमारे कवच को तंत्रवार नहीं पार नहीं कर सकता। वैसे भी यह रहस्य तो हमारे भाई तक को नहीं पता, यानी मुझे। आऊ खच्च, अब मैं तेरे शरीर के टुकड़े करके इन्हें शेरों को खिला दूंगा ताकि उनकी भूख भी मिटे और तू कभी जुड़ ना पाए। ओह, तंत्रोधी कवच का ज्ञान ना होना मुझ पर भारी पड़ गया। रुक जाओ राजा जी, वरना एक ही झटके में तुमको शादीशुदा से विधवा बना दूंगा। अबे विधवा औरतें होती हैं, आदमी विधुर बनते हैं। विधुर ही सही। हाँ तो राजा जी, तुम्हारी रानी के बदन पर बम बंधा है। बम तो जानते हो ना, विस्फोटक। अब अगर तलवार नीचे नहीं फेंकी तो तुम्हारी रानी का क्या हाल होगा? इस सैनिक जैसा ही हो जाएगा। ऐसे कमीनों, वीरों की तरह युद्ध करो, कायरों की तरह स्त्री की आड़ मत लो। हम वीर कहाँ हैं? हम तो खलनायक हैं। फेंको तलवार, फेंको। बड़ाम। तक्षक राज को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। शाबाश, अब इसके बदन पर भी बम बांध दो और रिमोट मुझे दे दो। हम उनको नागराज के सामने ले जाकर मारेंगे और उनको अपनी आंखों के सामने मिटता हुआ देखेंगे। और फिर देख नागराज, एक जादू दिखाता हूँ। इधर इनकी गर्दनें कटेंगी, उधर तू मर जाएगा। कौन है ये नागराज और हमारे मरने से इसकी मृत्यु का क्या संबंध है? नागराज की मृत्यु अब लगभग निश्चित थी और इधर ध्रुव भी अपनी मौत को ठान ले अब आसान नहीं लग रहा था। आहा, इनकी किरणों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ना तो मैं ज़्यादा देर तक इससे बच सकता हूँ, ना ही इस किरणों को रोक सकता हूँ। इन किरणों को परावर्तित करने वाला एकमात्र मिरर इसने तोड़ डाला है और इसके अलावा और कोई हथियार। वाह, एक आइडिया तो आ रहा है, ट्राई करके देखता हूँ। अगले ही पल ध्रुव के शक्तिशाली हाथों ने पेट्रोल टैंक को मोटरसाइकिल से अलग करके अधम की तरफ पूरे पेट्रोल को उछाल दिया और अधम करे तिरछी पेट्रोल से तरबतर हो गया और ध्रुव के सिग्नल फैन ने उसको सुलगाने में वक्त नहीं लगाया। ओ, तुम क्या समझते हो कि आग मुझको जला देगी? अरे आग से तो मैं नहाता हूँ, शरीर की गंदगी को जलाकर साफ करता हूँ और अगर आग मुझको ताजगी देती है और इसमें स्फूर्ति देती है। आग अपना काम कर रही है, बस बस मुझको आग के बुझने का इंतजार करना है। जल्दी आग बुझ गई। अरे ये तू मुझ पर क्या छिड़क रहा है? इसको पेंट की स्प्रे कैन कहते हैं और जब ये मेरी यूटिलिटी बेल्ट में रखी गई है तब से मैंने पहली बार इसका प्रयोग किया है। तूने मेरे इसको चेहरों पर डालकर मेरी दृष्टि को ढक दिया है, लेकिन अधम की दृष्टि ये रंग परत भी रोक नहीं सकती। अधम अभी भी देखकर वार कर सकता है। अरे मेरे हाथों से मांत्रिक किरण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि अब तुम्हारे बदन में आग लगी थी तो रेतीले बदन के शरीर ने पिघलकर तुम्हारे बदन पर कांच की एक परत चढ़ा दी है और उस पेंट पर वह कांच आईने की तरह चढ़ गई है। तुम्हारी किरणें बाहर निकलने से पहले ही उससे टकराकर पलटी जा रही हैं। आहा, सचमुच तेरा दिमाग कमाल का है। तूने एक ही चीज़ का
प्रयोग कर मुझे 3 बार हरा दिया, इसलिए अब मैं तेरे साथ वह करूँगा जो अब तक किसी इंसान ने सुना तक नहीं है। नागराज की मौत नागपाशा के अंगूठे पर टिकी थी। हा हा, उल्टी गिनती गिन नागराज, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ये गिनती तू नागराज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए गिनना है नागपाशा। कौन नागपाशा के काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा है? तुम्हें एक साथ दो जगह पर कैसे हो सकते हो? तुम तो जमीन में धंसे हुए थे। वह तो मेरे शरीर में रहने वाला एक इच्छाधारी नाग है। चेहरे पर मिट्टी के कारण और शरीर पर ना दिखने के कारण इतिहास धोखा खा गया। दरअसल सिक्का माथे से अलग होते ही मैंने सर्प को शरीर से अलग किया और खुद इच्छाधारी कणों में बदल कर आज़ाद हो गया था। तेरी ये कोई चालाकी कोई काम नहीं आएगी नगराज, तू कहीं भी भाग ले, इनके मरते ही तू भी मर जाएगा और साथ में तू भी। देख मेरे साथ कौन है? ये तो मैं हूँ। मैं यानी तुम भी नागपाशा हो? ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम मुझको नहीं मार सकते नागराज, मैं तो अमर हूँ मैं उस वक्त नहीं हूँ। और अभी तुम्हारे पास वे तांत्रिक शक्तियाँ भी नहीं है जो तुमको बचा सके। मेरे सांप का एक दंश तुमको इधर मौत के घाट उतारेगा और तुम उधर वहाँ मर जाओगे। तेरी ये चाल मैंने तुझी पर आजमा दी नागपाशा। अब तुम क्या चाहते हो? सबसे पहले महाराज और महारानी को आज़ाद करो और एक बम इतिहास और दूसरा भूनावंत काल पेलिया के शरीरों को बांधो और रिमोट मुझको दो। फिर इतिहास हमको वर्तमान में वापस में ले जाएगा। नागपाशा 1 से 2 कैसे हो गए और तुम कौन हो नागराज? हमारी मृत्यु से तुम्हारी मृत्यु कैसे जुड़ी हुई है? अगर संतान के पैदा होने से पहले ही उसके माता पिता मर जाएं तो संतान का जीवन कैसे मिलेगा? मैं आपका वह जन्मा बेटा हूँ जिसको आप कुछ वर्षों के बाद पाएंगे। यह सब मुझे मारने के षड्यंत्र का हिस्सा था, लेकिन इसने मुझको आपसे मिलवा दिया, मेरे उन माता पिता से जिनको मैंने अपने होश में कभी नहीं देखा था। काश मैं यहाँ रुक सकता, पर इस युग में हम इस युग के नहीं है, यह भूतकाल है, हमको वर्तमान में जाना ही होगा। चलो इतिहास। बेटा नागराज रुक जाओ, हमको छोड़कर मत जा, रुक जाओ नागराज पुत्र। अरे ये हम किसको पुकार रहे थे रानी? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बेटे को देखा है। तुम्हारे पुत्र की चाहत तुमको हर जगह अपना बेटा दिखाती है, पर हम राजमहल से यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं रानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो विश्राम करते हैं। भविष्य के यात्रियों के लौटते ही उनकी यादें भी लुप्त हो गई थीं, लेकिन राजा रानी के दिमाग में कहीं अपनी छाप छोड़ गई थी। और रेगिस्तान में अधम, तेरा खेल खत्म हो गया। तूने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मुझको अपनी स्थिति का पता बता दिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मेरा थोड़ा शरीर अभी रेतीला है, पर मेरी शक्तियाँ पूर्ण रूप से वापस नहीं आई हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो ध्रुव, मेरी मदद करो। अधम की रहस्यमय शक्तियों ने ध्रुव को अपना गुलाम बना लिया था। तुमको ना मारकर मैंने अच्छा ही किया। तुम बिना मरे मेरे ज़्यादा काम क्यों ध्रुव? वो तो है, ये मानव तेरी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही तेरी कोई शक्ति तेरी मदद करेगी। तू मरेगा और यहीं पर मरेगा। सदा मोहतरम का युद्ध यहीं पर समाप्त होगा। हम दोनों की शक्तियाँ लगभग बराबर की हैं, परंतु धीरे धीरे सदम मुझ पर भारी पड़ रहा है। कुछ करो। फिलहाल तो सिर्फ एक ये भागो अदम, और यही बचने का इकलौता रास्ता है। मेरे पीछे पीछे आओ। बचाव का यह रास्ता मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारे दिमाग को भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। भागने से तुम्हारा बचाव नहीं होगा अदम, मुझसे बच पाना असंभव है। तभी ओह, एकाएक तीव्र वायु कैसे चलने लगी? एकाएक नहीं सदम, तुम उस रेगिस्तानी आंधी की चपेट में आ गए हो जिसका पता मैंने कमांडो हेडक्वार्टर से संप्रसाद कर लगा लिया था। अभी तुम एक आंधी के किनारे पर हो और हम उस क्षेत्र के ठीक बाहर हैं। जल्दी ही आंधी से उड़ती रेत तुमको अपनी चपेट में ले लेगी और इलाके में उड़ती रेत ही कुछ पलों में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले बना देगी। अधम की शक्तियाँ तुमको इस आंधी से बाहर निकलने नहीं देंगी और जैसे जैसे रेत तुमको ढकती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियाँ भी छीन पड़ती जाएंगी, क्योंकि अधम तुम मुझको बता चुका है कि धरती उसकी तरह तुम्हारी शक्तियों को भी ढक लेती है और यह रेत भी धरती का ही हिस्सा है। ओ मेरी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, नागराज को बुलाना होगा। नागराज। नाग सदम की बची कुछ शक्तियों ने नागराज को उसी स्थान पर खींच लिया। ओ अधम के हाथों सदम मुसीबत में है, मुझे उसको बचाना होगा, लेकिन उससे पहले इस खलनायकों को विश्वंकर द्वारा बेहोश करना होगा ताकि वे व्यवधान न पैदा कर सकें। इन तीनों को तो तू बेहोश कर सकता है नागराज, लेकिन मुझे रोकने के लिए क्या करेगा? मुझ पर तेरी फुंकार का ज़्यादा असर नहीं होने वाला। मैं तक्षक नगर के भूतकाल में जो सर्प छोड़ कर आया था वह उसी काल का सर्प था और वह भी तेरी गर्दन से लिपटा है और मेरे मानसिक संपर्क में है। अगर तूने कोई भी गलत हरकत की तो मेरा आदेश पाते ही वह तुझे काट खाएगा और तू वहाँ पर मरते ही यहाँ भी नष्ट हो जाएगा। सचमुच? एकदम। मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या नहीं मुझको पता नहीं, लेकिन नागपाशा को डराए रखने के लिए इतना ही काफ़ी है। इतनी देर में मैं सदम को बचा लूँगा। अरे सरपरस्ती कैसे टूट गई? खच्च। मैंने काटी है सदम, आज़ाद नहीं होगा। तुमको समझाने का मेरा वक्त नहीं है, बस मेरी बात का यकीन करो। अब मैं सब कुछ समझ गया। अधम ने तुमको भेड़िया परमाणु की तरह इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह तुम्हारी मदद से सदम को मारना चाहता था। उसने तुमको गुलाम बना लिया ध्रुव, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमको भी रोकूंगा और अधम को भी। तू मेरे सामने एक जहरीले कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है नागराज। तुझको मसलने के लिए मुझको ध्रुव के दिमाग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुझको मारूंगा नहीं, सिर्फ बंधक बनाकर रखूँगा, वह भी सिर्फ सदम के ख़त्म होने तक।
अधम, तुम नागराज को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण सदम पर शक्ति वार नहीं कर पा रहे और सदम आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है। सदम स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं कर रहा बल्कि स्वतंत्र हो चुका है। कैसे? मेरे सर्पों के कारण। तुम्हारी नज़रें बचाकर मैं रेत के सर्प छोड़ दिए, दोनों रेत को खोदकर टीले को इतना धंसा दिया कि सदम तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आज़ाद हो सके। अब कोई और रास्ता नहीं बचा ध्रुव, तुमको सदम नागराज की जान लेनी होगी, वरना ये दोनों मिलकर हम पर भारी पड़ जाएंगे। मेरी पूरी शक्ति अभी तक वापस नहीं आई है, मैं सदम को रोके रह सकता हूँ, पर तुम नागराज से निपटो। जो आज्ञा अधम। होश में आओ ध्रुव, अधम तुमको अपने वश में किया हुआ है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ध्रुव, और इस नाते मुझको तुमसे लड़ना ही होगा, क्योंकि तुमको अधम के चंगुल से आज़ाद कराना है। सो जाओ ध्रुव, जब जाओगे तो अधम के वश में होगे, क्योंकि तब तक अधम को नष्ट किया जा चुका होगा। फू। जो इंसान 4 मिनटों तक अपनी सांस रोक सकता हो उस पर तुम्हारी फुंकार असर नहीं करेगी, क्योंकि इतनी देर में तेज चलती हुई हवा तुम्हारी फुंकार को बिखेर देगी, लेकिन हवा मेरी सर्पसेना को नहीं बिखेर पाएगी। मैं तुमको ऐसे सर्पखोल में कैद कर दूंगा जिससे तुम निकल नहीं पाओगे। मुझे ढकने के लिए पहले सर्पों को मेरे पास पहुंचना होगा, और वे ऐसा भी ये नहीं कर पाएंगे। मेरे सर्प तेरे शरीर तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि अब तेरे ब्रेसलेट तेरी कलाइयों पर नहीं रहेंगे। नागराज बहुत शक्तिशाली है, अगर मैंने इसको सोचने का मौका दे दिया तो मेरी हार निश्चित है। वैसे भी ये बात मेरे लिए अच्छी है कि नागराज मुझको मारने की नहीं, सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे नागराज को मारने की कोशिश करनी है। ध्रुव के गले से उस पुकार से सैकड़ों गिद्धों की नींदें तोड़ दी, जो रेगिस्तान में फंसे उस शिकार पर नजर रखते थे जिसमें शरीर पर मांस हो। क्री। फिर चाहे वह शिकार सांप ही क्यों ना हो। बस बहुत हो गया ध्रुव, तू मेरी 2 शक्तियों के वार तो बचा गया, लेकिन अब मैं तुझको अपना दोस्त नहीं बल्कि महापापी अधम का गुलाम समझ कर वार करूंगा। अधम और सदम की लड़ाई भी जोर पकड़ रही थी। हाँ जल्दी करो ध्रुव, और नागराज को खत्म करने में मेरी मदद करो, मैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। अधम मेरे दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो रहा है। नागराज को मारना क्या बच्चों का खेल है? अभी तो उसके पास उसके लिए मुझे मारना बायां था काम है, और ये क्या? ओ समझा, यह मेरा काम कर सकता है, बस नागराज को शक ना हो। अगले ही पल नागराज की आंखों में रेत का गुब्बारा घुसा। इस चाल से तू मुझसे बच नहीं पाएगा, नागराज तुमको ढूंढ ही निकालेगा। आज मैं अपनी उस सर्वशक्ति का प्रयोग करूंगा जिसके प्रयोग से सांप अपने शिकार को ढूंढता है। अपनी जीभ का प्रयोग करूंगा तुम्हारी गंध पकड़ने के लिए। वह रहे तुमने मुझको तो पकड़ लिया नागराज, पर तुम यह नहीं देख पाए कि इस बीच मैंने क्या किया है। क्या किया है? उस स्थान की रेत में कुछ दबाया है जहाँ पर तुम इस वक्त खड़े हो। क्या दबाया है? ये बम दबाए थे जो बोना बामन और अन्य 2 विलनों के शरीर पर बंधे हुए थे। दरअसल रेत के अंदर दबे इस रिमोट पर मेरा हाथ पड़ा था, उसे छूकर ही मैं समझ गया था कि क्या चीज़ है। बस मैंने तुम्हारी आंखों में रेत डालकर विलेनों के शरीर से बम खोले और रेत में दबाकर तुम्हारे उस स्थान तक आने का इंतजार करने लगा। पाम। शाबाश ध्रुव शाबाश, अब मुझे नागराज की जान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर सदम के प्राण निकाल लूंगा। आहा, नागराज के प्राण निकाल कर तो शक्तिशाली हो गया, देर से समझा, लेकिन अब मैं तेरा खेल समझ चुका हूँ, और अब तेरी चालों काटने के लिए मेरे पास भी कुछ शक्तिशालियों को भेज दिया है। आइए, ये क्या हो रहा है? वो तेरी आत्मा खींच रहा हूँ, और अब मेरी जान के साथ साथ मुझे इन बाकी दुष्ट आत्माओं की भी जान लेनी होगी, तभी मैं अधम के बराबर हो पाऊंगा। अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया था। अधम और सदम के शरीर में समाई पुण्य आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शक्तियां एक नए रूप में एक दूसरे से टकरा रही थी। देखो ध्रुव, ये है सदम का असली रूप। इसने नागराज के साथ जो कुछ भी तुमको बताया था वह सच था। सिर्फ इस कहानी में इसने मेरे और अपने नामों की जगह बदल दी थी। खुद अच्छा बन गया था और मुझको बुरा बना दिया था। हाँ, मैंने ऐसा किया था क्योंकि तुझको मारने के लिए पुण्य आत्मा शक्ति की जरूरत थी, इसलिए मैंने नागराज को साथ रखा। बस मुझको तेरी योजना का अगर जरा सा पहले पता था तो तुझसे पहले इन पुण्य आत्माओं को मैं मार डालता। तू उनको नष्ट करने के लिए मारता, लेकिन मैं उनकी पुण्य शक्तियों के लिए इनके प्राण रहते हैं। तुझे नष्ट करने के बाद मैं इनको फिर से जीवित कर दूंगा। ऐसा तू तब कर पाएगा जब तू जीवित रहेगा। तुझे पहली बार मैंने उसी यज्ञशाला के पत्थरों के नीचे दबा डाला था जिससे तेरा जन्म हुआ था। इस बार मैं तेरी पोटी पोटी करूंगा, और तू मरते मरते एक और अद्भुत नज़ारा देखेगा। पूरी पृथ्वी पर फैलता पाप का राज, यानी सधम का राज। हाँ, ये तू क्या कर रहा है? तू सदृश पाप क्षेत्र को जागृत कर रहा है जो पृथ्वी के साथ तैरता रहता है, जिसमें पापी प्राणियों को रखा जाता है। हाँ, और उस पाप क्षेत्र से पाप आत्माओं को इस पार आना असंभव समझा जाता है, लेकिन इन 4 महापापियों ने मेरी पाप शक्तियों को इतना बढ़ा दिया कि मैं इस पाप क्षेत्र से इस पृथ्वी पर द्वार खोल सकता हूँ। पूरी पृथ्वी एक ही पाप क्षेत्र बन जाएगी। उफ। दुष्ट आत्मा इस द्वार को पार करके पृथ्वी पर आनी है। इनको सबको नष्ट कर पाना संभव नहीं है। एक ही रास्ता है,
तूने ये द्वार खोला है और तू ये द्वार तभी बंद करेगा जब तू पाप क्षेत्र में धकेला जाएगा। पाप क्षेत्र में तो मैं तुझको धकेलूंगा जहाँ पर करोड़ों पापी प्राणी तुझको और सभी पुण्य आत्माओं को चटकारे ले लेकर खाएंगे। अधम और सदम एक दूसरे को पाप क्षेत्र में भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदम अधम पर भारी पड़ रहा था। उस पाप क्षेत्र के अंदर से पापी आत्मा सदम की मदद कर रही हैं और अधम सुपर हीरोज को ये प्राणी अंदर खींच रहे हैं। मुझे अधम की मदद करनी होगी। अधम पल भर में ध्रुव का इशारा समझ गया और ध्रुव के प्राण भी अधम के शरीर में खिंचते चले गए और ध्रुव की पुण्यात्मा शक्ति ने अधम के पड़ले को भारी बना दिया। और इस चाल को समझ पाने से पहले ही अधम सदम का शरीर पाप क्षेत्र में गिर चुका था। द्वार बंद हो रहा है, सदम तो पाप क्षेत्र में चला गया, परंतु इन खलनायकों के शरीर यहीं पर होने के कारण इनकी आत्माएं उस पार नहीं गई हैं। अब ये खलनायक फिर से जीवित हो उठेंगे और मेरा सारा खेल उल्टा हो गया। मुझे नागपाशा को तुरंत यहाँ खींचना होगा, वरना सुपर हीरोज़ को बंदी बना लेंगे। अरे ये का गायब हो गया। खैर फिलहाल तो मुझको सारे सुपर हीरोज़ की आत्माएं फिर उनके शरीर में डालकर उनका धन्यवाद भी करना है और माफ़ी मांगनी है। साथ ही साथ खलनायकों को जेल वापस भेजने से पहले उनकी याददाश्त भी साफ करनी है, ताकि ये सुपर हीरोज़ के गुप्त रूपों के बारे में भूल जाएं। और फिर विदा अधम। यह तो बताओ ध्रुव, तुमको अधम और सदम की असलियत का पता कैसे चला? अधम ने खुद मुझे बताया। मुझको 3 बार मात खाने के बाद उसने मुझसे लड़ने के बजाय मदद मांगना अच्छा समझा और वह कहानी भी सुनाई उसने जो तुम्हारे साथ अधम को सुना चुका था। लेकिन तुमने उनकी कहानी पर विश्वास कैसे किया? अधम द्वारा बताए गए 2 कारणों से। पहला कारण तो यह था कि सधम अगर सचमुच पुण्य शक्ति धारक था तो उसके रहते पृथ्वी पर पुण्य के बजाय पाप क्यों बढ़ने थे? इतने विनाशकारी युद्ध क्यों हुए? जाहिर था सदम पाप शक्ति फैला रहा था, पुण्य शक्ति नहीं। और दूसरा कारण था तुम सबके शरीरों की सुरक्षा। भेड़िया, परमाणु और डुबा के शरीर आत्मा रहित होने के बावजूद भी सड़गल नहीं रहे थे और उनकी अंतर्सृष्टि करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। यानी वे सचमुच नहीं मरे थे। यह मैंने अधम की मदद से हर जगह संपर्क करके पता लगा लिया था। इससे मुझे विश्वास हो गया कि अधम के पाप युक्त होने की सूचना सदम द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाह थी। और इससे एक शिक्षा यह भी मिलती है कि शक्ल से किसी की फितरत का पता नहीं चलता, उसके गुण भी देखने चाहिए। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए इस आपसे मिलेंगे इसकी अगली कहानी जो है परकाले कॉमिक्स। चलिए आपको कॉमिक्स कैसे लगी, अच्छी लगी हमें बताइएगा और हमारे कॉमिक माई लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।